Hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is Free Revision Batch। आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर दैट इज़ वायुमंडल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो जो हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है, जैसे कि मान लो हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड ये गैसेस का एक एनवेलप है जिसको हम, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर ये गैसेस का एक एनवेलप है जो डिफरेंट लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि डिफरेंट लेयर्स में हमारा अर्थ का इंटीरियर है। सबसे बाहर वाला क्रस्ट बोलते हैं, अंदर वाले को, बीच वाले को मैंटल बोलते हैं और सबसे अंदर वाले को कोर बोलते हैं। उसी तरह ही ये गैसेस का एनवेलप एग्जिस्ट करता है लेयर्स में। अब ये लेयर्स में क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हर लेयर में या फिर एक सर्टेन पॉइंट के बाद जाने पे हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं उस पर्टिकुलर, हम बोल सकते हैं, रेंज में, इसलिए उसको हम लेयर बोल देते हैं। तो वही डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट सबसे पहले ये जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ जो गैसेस का पूरा एनवेलप है वो अर्थ के अराउंड टिका हुआ क्यों है, क्योंकि बाकी और जो प्लैनेट है उनके अराउंड ऐसा हमें एकदम इवॉल्व एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है जिसकी वजह से वहाँ लाइफ पॉसिबल हो सके। तो ऐसा अर्थ में क्यों है, बिकॉज अर्थ की जो ग्रेविटी है वो अच्छी खासी है, जिसकी वजह से अर्थ की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो टिका हुआ है और वो डिफरेंट लेयर्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे लिखी हुई है, पहले हम यहाँ पे सारी चीज़ें समझ लेते हैं थोड़े अच्छे से। कि सबसे पहले तो हमारी ट्रोपोस्फियर आएगी, क्षोभ मंडल बोलते हैं, और एक चीज़ कि अभी आप लोगों को प्रिंटेबल फॉर्मेट में पीडीएफ नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से। बाकी वो आपको एक साथ मिल जाएंगे, तो अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगले, आप ये एक्सपेक्ट करिए कि आपको 25 तारीख तक प्रिंटेबल वाले पीडीएफ मिलेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन वैसा नहीं है, मैंने जानबूझ के कोई रोक के रखा है, वो कुछ कारण है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल। अब जहाँ से एक लेयर ख़त्म होती है और दूसरी लेयर स्टार्ट होती है, तो ऐसे हमने अर्थ में देखा था, मतलब जो अर्थ का इंटीरियर होता है उसको हम डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। यहाँ पे ऐसे कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होती है। जैसे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होता है, स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होता है, तो इसको ट्रोपोपॉज बोल देते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होता है, मेसोस्फेयर स्टार्ट होता है, स्ट्रेटोपॉज, मीजोपॉज, थर्मोपॉज, इस तरह से पॉज बोल देते हैं बस। अब ट्रोपोस्फेयर देखिए, ये सबसे निचली लेयर है, यहीं पर हम ह्यूमंस रहते हैं, अर्थ की सरफेस है, यहीं पे हम ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये सबसे निचली लेयर है, ठीक है, क्षोभ मंडल जिसको बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, वेदर फिनोमेना, ये वहीं पे होंगी। सबसे लोवेस्ट लेयर ये देख चुके हैं। अब इसकी जो हाइट है, यानी कि कहाँ तक जाती है, ये वैरी करती है कि आप ध्रुवों पे हैं या फिर आप भूमध्य रेखा के पास हैं, पोल्स पे हैं आप। पोल्स और इक्वेटर, ये आपको आई होप बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ये पोल्स होते हैं हमारे और ये इक्वेटर होती है। तो इक्वेटर पे इसकी थिकनेस 18 किलोमीटर तक होती है, दैट मीन्स मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है। एंड पोल्स पे मिनिमम होती है, और वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर। यानी ऑन एन एवरेज लेके अगर हम चलेंगे तो एवरेज कितने निकल के आएगी, 13 किलोमीटर एवरेज थिकनेस होती है। इसके पीछे के रीज़न पे हम डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना समझना है आपको कि इक्वेटर पे क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो ऊपर तक कन्वेक्शन सेल्स डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रोपोपॉज है वो ऊपर तक चला जाता है, और जिसकी वजह से ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो बढ़ जाती है और 18 किलोमीटर तक हो जाती है। ट्रोपोपॉज मैंने आपको बता दिया क्या, जहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होगा और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होगा। टेम्परेचर अगर बात करें ट्रोपोस्फियर में, वो जनरली डिक्रीज होता है विद ऑल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी, यानी तापमान भी इस लेयर में कम होता रहता है। कितना कम होता है, 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस, कोई भी आप एक वैल्यू याद कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम लैप्स रेट बोलते हैं। बात ये आती है कि टेम्परेचर आखिर घटता क्यों है, क्योंकि जब सनलाइट आती है ऐसे, तो यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट होगी, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम पहुँचेगी, तो कायदे से ऊपर जाने में तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, एक सेकेंड, चलो यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, समझिएगा इसको, कि जो हमारी अर्थ सरफेस है वो जो हीट अप होती है वो इसको बोलते हैं इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इसको बोलते हैं। इसकी वजह से हीट अप नहीं होता है अर्थ का एटमॉस्फियर। अर्थ की जो सरफेस है ये तो इसी वजह से हीट अप हो रही है, लेकिन ये जो एटमॉस्फियर है, जो ये हवा है एक तरह से बोल सकते हैं, ये हीट अप होती इंसोलेशन की वजह से नहीं, ये होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब ये जो टकरा के वापस गया,
इससे हीट अप होती है। अब इसके पीछे का मतलब रीज़न क्या है? इंसुलेशन से क्या इसको इसको क्या इंसुलेशन से ऐसी दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इंसुलेशन जो होता है वो शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में होता है, शॉर्ट वेवलेंथ के फॉर्म में, और ये होता है लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में। तो जो CO2 जैसी गैसेस हैं वो क्या करती हैं, वो इंसुलेशन को तो आने देती, उनके लिए ट्रांसपेरेंट है, उनके लिए वो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को के लिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं, ओपेक है, उसको रोक लेती हैं और एटमॉस्फेयर उनकी वजह से हीटअप हो जाता है। उन्हीं ऐसी गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो जितना ही हमारे ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा। क्यों? क्योंकि वो इंसुलेशन के लिए तो मतलब उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट है, दैट मीन्स उसकी वजह से वो हीटअप नहीं होगा, एटमॉस्फेयर हीटअप नहीं होगा। एटमॉस्फेयर हीटअप होगा ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसकी वजह से, क्योंकि ये लॉन्ग वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस किस तरह से होता है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में? तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.036%। एंड हीलियम भी कुछ मात्रा में होती है, परसेंटेज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्या सबके परसेंटेज याद करने हैं? बिल्कुल, सबके परसेंटेज याद होने चाहिए। एटमॉस्फेयर की अगर बात करें तो ये 3 डिफरेंट रीजन्स की वजह से हीटअप होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? जो अर्थ है इंसुलेशन की वजह से हीट होती है। अर्थ का एटमॉस्फेयर इंसुलेशन की वजह से हीट नहीं होता है, अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अर्थ सरफेस के नज़दीक में जो सबसे एकदम एक हम बोल सकते हैं जो गैस कांटेक्ट में है जो गैसेस, वो कंडक्शन की वजह से हीटअप हो जाएंगे, बिकॉज कंडक्शन के लिए मीडियम की नीड होती है एक, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो पढ़ा होगा कि जिस तरह, या फिर पढ़ा क्या आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन रॉड लो आप, ठीक है, और इस एंड में मान लेते हैं फायर है, और फायर में आपको इसने आपने लगा दिया, और इस एंड में आपने पकड़ रखा है, तो धीरे 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 आप रुकिए, आपको परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। आप चहक जाएंगे, महक जाएंगे आप एकदम क्यों? क्योंकि कंडक्शन के थ्रू यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हुआ। कन्वेक्शन में मीडियम की नीड नहीं होती है, वर्टिकल जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू होता है, एंड एडवेक्शन जो होता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। जो लू चलती है गर्मियों के टाइम पे, जो इस समय चल रही है, वो इसी की वजह से चलती है, एडवेक्शन की वजह से। ठीक, अभी आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, दैट इज समताप मंडल। ये हमारी अगली लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं क्या आप? यहाँ पे आपको किसी भी तरह के ये बादल नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे किसी तरह के बादल नहीं देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए जेट प्लेन यहीं पे आके उड़ते हैं। ओजोन लेयर इज सीन हेयर विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो जो हार्मफुल, क्योंकि जो सनलाइट होती है उसमें डिफरेंट तरह की रेज होती हैं, उसमें से अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है ओजोन लेयर, जो कि आपको 30 से 35 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलेगी। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर बात करेंगे तो ये अप टू 50 किलोमीटर्स देखने को मिलती है, 50 किलोमीटर तक। लेकिन ये बात हो रही है ओजोन लेयर की, 30 टू 35 किलोमीटर। अब ये ओजोन लेयर अगर आपकी ट्रोपोस्फियर में आ जाए, क्षोभ मंडल में, तो ये बहुत ख़राब होती है, ठीक है, हमारे लिए। लेकिन जब तक स्ट्रेटोस्फियर में, तब तक बहुत अच्छी है। टेम्परेचर इंक्रीज। और एक चीज़ कि ओजोन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को ही, 1987 को एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कनाडा में ये हुआ था, जहाँ पे हमने ये प्रण लिया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको हम धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, ठीक है, यानी अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकालेंगे। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड ऑन मूविंग अपवर्ड्स। ट्रोपोस्फियर हमने देखा था, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने में टेम्परेचर घट रहा था, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर हीट अप कर देता है। स्ट्रेटोस्फियर डिवाइड स्ट्रेटोपॉज डिवाइड स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ से खत्म और मेसोस्फेयर जहाँ से स्टार्ट, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं किस पे? मेसोस्फियर पे। ये इसको जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य मंडल। यहाँ पे देखिए कुछ आग के गोले टाइप आ रहे हैं, ये हैं आपके मेटियोर्स। ठीक है, तो ये है हमारे मेटियोर्स। तो इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। सबसे पहली बात, इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर घटता है, ऑल्टरनेट चलता है। ट्रोपोस्फियर में घटेगा, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा, मेसोस्फियर में फिर घटेगा। इस वजह से सबसे ठंडी लेयर है। मेटियोराइट्स यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं आके। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड। ऊपर जाने में जो टेम्परेचर है वो भी मैंने आपको बताया घटता है। मध्य मंडल इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ऐसे याद करेंगे, M से मेसोस्फियर और M से मेटियोराइट्स। अब आते हैं अगली लेयर पे, थर्मोस्फियर। इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ऑल्टरनेट। हॉटेस्ट लेयर होती, सबसे गर्म लेयर होती है एकदम।
नोन एज आयोनोस्फीयर लेयर। इसको आयोनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है, आयन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस लेयर में आपको आयंस देखने को मिलेंगे और यही आयंस क्या करते हैं, ये रेडियो वेव्स, जो रेडियो वेव्स हम अर्थ से भेजते हैं रेडियो सिग्नल्स को, और उसको रिफ्लेक्ट करने का काम यही करते हैं। कौन? ये जो आयंस होते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं थर्मोस्फीयर या फिर आयोनोस्फीयर, ये इट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स। आपको इसके बाद कार्बन लाइन देखने को मिलेगी, बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एग्जॉस्फियर। ठीक है, तो इसको कार्बन लाइन बोलते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने डिफरेंट जब प्लैनेट पढ़े थे, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो यहाँ एस्टेरॉइड बेल्ट पड़ा था, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और इसके बाद यहाँ पे क्यूपर बेल्ट पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, कि यहाँ से सारे प्लैनेट खत्म हो गए हमारे उसके बाद। तो ऐसे ही कार्बन लाइन है जहाँ से एटमॉस्फेयर खत्म। आइसोथर्म क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो लाइंस कनेक्टिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम टेम्परेचर, जैसे कि मान लेते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट का सेम टेम्परेचर है, तो ये जो कहलाएगी दैट विल बी आइसोथर्म। ठीक है, तो आइसो किसी भी वर्ड के आगे लग जाएगा तो उसका मतलब होता है सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आइसो हेलाइन का मतलब क्या होगा, तो आइसो हेलाइन का मतलब होता है वो पॉइंट जहाँ पे सेम सैलिनिटी होती है। आइसो का मतलब सेम और हेलाइन का मतलब सैलिनिटी। ठीक है, आइसो हाइट अगर मैं पूछ लूँ, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे सेम रेनफॉल एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये कानपुर है, ठीक है, ये लखनऊ है, ये मान लेते हैं कि कोई आपका है दिल्ली है, ठीक है, वैसे दिल्ली तो यहाँ पड़ेगा, लेकिन तो मतलब ये क्या होगी लाइन, ये आपकी आइसो हाइट होगी जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो रही है। तो ठीक है, थर्मोस्फेयर भी हो गया। अब आते हैं किसको पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे वाटर, वाटर साइकिल, ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड क्या होते हैं, डिफरेंट तरह की रेनफॉल पढ़ेंगे हम। तो वाटर की अगर बात करें तो हमने देखा था हमारी अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। रीज़न उसका यही है कि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा है। इसलिए कितना वाटर है, तो वाटर इसमें है तकरीबन, हमने देखा था, एक तो 71% वाटर है, 29% लैंड है। अब ये जो 71% पानी है, इसमें से 97.2%, मतलब जितना भी पानी है, जितना भी 100% पानी है, उसमें से 97.2% तो सेलाइन है। सेलाइन का मतलब है खारा पानी है, वो पीने योग्य नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, उसमें से मात्र 2.8% ही फ्रेश वाटर है, और उस 2.8% का 68.7% तो ग्लेशियर्स में है। कमेंट में आप बताएंगे ज़रा, अगर आप लोग, मैंने अभी वीकली डाले थे ना करंट अफेयर्स, उसमें मैंने इस चीज़ को बताया है, वैसे न्यूज़ में भी था, कि कौन सा कंट्री है जिसने अपने सारे ग्लेशियर्स को खो दिया अभी। उस कंट्री का नाम वी से स्टार्ट होता है, आपके लिए हिंट है, साउथ अमेरिका की ये कंट्री है। तो आइस कैप और ग्लेशियर में ही 2.8% का 68.7% ये स्टोर्ड है। ठीक है, अब ये क्या है 2%, मतलब अगर मैं 2.8 कंसिडर कर रहा हूँ तो उसका मान लो कि उसमें जो 2% है उसमें 2% इसमें है, या फिर इसका 68.7% है, जो भी आप कंसिडर करो। जो बचा, जैसे 2.8% फ्रेश वाटर है तो 2% तो ये ले गया, 0.8 बचा, उसमें से 0.68% है ग्राउंड वाटर, 0.4% है लेक्स के पास। तो ज़रूरी नहीं कि आप परसेंटेज रटो, लेकिन ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है, तो पता होना चाहिए आइस कैप्स एंड ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा, देन ग्राउंड वाटर, देन लेक्स, देन एटमॉस्फेयर। अच्छा, आइस कैप और जो ग्लेशियर होते हैं इनका अल्बीडो भी सबसे हाईएस्ट होता है। अल्बीडो क्या चीज़ होती है? अल्बीडो अभी मैंने आपको बताया, जो सनलाइट जो आ रही है इंसोलेशन, वो उसको रिफ्लेक्ट करने की जो पावर होती है उसको अल्बीडो बोलते हैं। वो ग्लेशियर की सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, जो एकदम वाइट स्नो होती है, एकदम वाइट स्नो, फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्नो, उसका सबसे हाईएस्ट अल्बीडो होता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तभी आप अगर लद्दाख वगैरह में जाएंगे, या फिर अगर आपने फ़ोटोज़ देखी हो तो लोगों को आपने चश्मा लगाते हुए देखा होगा। आप समझते होंगे यार चश्मा क्यों लगाया, वहाँ पे तो सर्दी इतनी पड़ती, चश्मा मतलब फ़ैशन के लिए वहाँ पे नहीं लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं चश्मा इन दी सेंस जो आपका धूप वाला होता है चश्मा, इसलिए बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा सनलाइट की रिफ्लेक्शन होती है कि एकदम आँखें चमक जाती हैं एकदम, तो इसलिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। ग्राउंड वाटर मैंने आपको बता दिया, लेक्स एंड एटमॉस्फेयर, उसके बाद रिवर्स। तो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। वाटर साइकिल क्या होता है? पिछले लेक्चर में रॉक साइकिल पढ़े थे, याद करो। रॉक साइकिल में क्या हो रहा था, इग्नियस मेटामॉर्फिक में चेंज हो रही थी, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री में, सेडिमेंट्री इग्नियस में, सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक इग्नियस में, इग्नियस मतलब सारा कुछ एक आपस में कन्वर्जन हो रहा था। तो वही एक तरह से वाटर साइकिल। अच्छा, ये बताइए कमेंट में कि लिथीफैक्शन जो टर्म है वो किससे एसोसिएटेड है, लिथीफैक्शन। अच्छा, अब मुझे याद आ रहा है कि एक चीज़ नोट करना कल वाले लेक्चर में, कि लीनिएशन, जिसको कि हम फोलिएशन के नाम से भी जानते हैं,
एंड जो बैंडिंग होते हैं, ये जो दोनों टर्म हैं आपके, ये एसोसिएटेड है मेटामॉर्फिक रॉक से, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानों से। लीनिएशन फोलिएशन का मतलब होता है इस तरह से रॉक में, चट्टान में लाइन सी पड़ी होंगी। बैंडिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट और डार्क, लाइट एंड डार्क शेड्स पड़ी होंगी। ये मेटामॉर्फिक रॉक से एसोसिएटेड है। लिथीफैक्शन जो है, लिथीफैक्शन, ये सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड टर्म है। और किस रॉक में आपको फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म देखने को मिलेंगे। तो उसी तरह से ये कि भाई पानी जो है, जो अभी ग्राउंड में है, ये ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर नीचे आएगा, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। किस तरह से? इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, जहाँ पे वाटर या फिर लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होता है। कंडेंसेशन में उल्टा होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। और इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं कंडेंसेशन के, लिखे होंगे यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, ये लिखे हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, ड्यू, फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट। अब ड्यू क्या होती है? ओस, जिसको शबनम बोलते हैं, ठीक है। तो शबनम की अगर बूंदों की बात करें तो ड्यू में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सुबह आप उठते हो सर्दियों वगैरह में, तो आपने जैसे पत्तियां हो गई या फिर कार की विंडशील्ड हो गई, तो आपने ऐसे ड्रॉपलेट्स देखी होंगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो एकदम जो वाटर वेपर पड़ा हुआ है, वो एक तरह से जो वेपर है जो गैस के फॉर्म में है, वो ड्यू पॉइंट रीच कर गया है। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ पे उसका सैचुरेशन रीच कर जाए। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे वो अब ज़्यादा मॉइस्चर, इससे ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड ही नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं लेक्चर ले लेके आज सैचुरेट हो गया हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अब लेक्चर लेने की तथा मेरी नहीं है। जैसे तुम बोलो कि मैं पढ़ पढ़ के सैचुरेट हो गया, तो तब तुम्हारी पढ़ने की बिल्कुल भी तथा नहीं है। तो वैसे ही अब इसका मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं है, तो ये कोई भी एक सॉलिड सरफेस में क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉग, मिस्ट, फ्रॉस्ट, फॉग और मिस्ट क्या होते हैं? इनको कोई सॉलिड सरफेस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई सॉलिड सरफेस की नीड नहीं होती है। ये ऐसे ही कोई हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के अराउंड, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के अराउंड खुद को कंडेंस कर लेते हैं। जैसे कि जो कोहरा होता है, ठीक है, जो कोहरा होता है, यहाँ तक कि जो बादल होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है, जो अभी हम पढ़ेंगे। तो वो एक पार्टिकल होता है, उसके अराउंड कंडेंस करते हैं। वो इतना छोटा होता है कि आपको दिखता नहीं है, लेकिन जो भी हो, चाहे ये आपका कोहरा हो, चाहे एकदम कुहासा हो, ठीक है, या फिर आपका बादल में जो बूंदे हों, वो सब एक हाइग्रोस्कोपिक, ये वो है तो डस्ट का एक पार्टिकल होगा या फिर पोल्यूशन का कोई पार्टिकल होगा, उसके अराउंड वो जो है कंडेंस हो जाते हैं। उनको हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। फ्रॉस्ट क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ वाइट क्रिस्टल्स, जो कि आपको जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। फॉग और मिस्ट में क्या अंतर होता है कि फॉग में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, मिस्ट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। लेकिन मिस्ट में छोटे पार्टिकल होते हैं, लेकिन विजिबिलिटी इसमें कम होती है। जैसे फॉग वगैरह होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है ना, तो फॉग से ज़्यादा विजिबिलिटी तो मतलब इसमें कम हो जाती है मिस्ट में। क्यों? ये बहुत छोटा 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 छोटा, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ही कम विजिबिलिटी हो जाती है। क्लाउड्स के बारे में अभी हम देखेंगे। तो कंडेंसेशन समझ में आ गया। प्रेसिपिटेशन, वेदर कंडीशन वेयर समथिंग फॉलिंग फ्रॉम स्काई, तो वो रेन के फॉर्म में भी फॉल हो सकता है जो आपका वाटर है, या स्नो के फॉर्म में, या फिर हेल के फॉर्म में, या फिर स्लीट के फॉर्म में। ये डिफरेंट फॉर्म में ऊपर से पानी आ सकता है, ठीक है। अगर रेन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन हम बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, तो चलिए सबसे पहले वही देख लेते हैं। तो रेनफॉल इज़ अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। हेल क्या होते हैं? हेल और स्लीट में क्या अंतर होता है? इसमें बड़े बड़े साइज़ के आपके आइस के क्रिस्टल्स गिरते हैं, है ना, जिसको अपने ओलावृष्टि के नाम से आप जानते हैं। स्लीट में अगर बात करें तो इसमें छोटा साइज़ होता है। फ्रोज़न एंड रीफ्रोज़न ड्रॉप होती है, इसके डीप में नहीं जाना। जैसे गिरती हैं तो जैसे फ्रोज़न के फॉर्म में गिरती हैं, एक वार्म लेयर पड़ती है तो पिघल जाती हैं थोड़ा सा और फिर से जम जाती हैं, तो फ्रोज़न एंड रीफ्रोज़न होती हैं स्लीट। बस ये ध्यान रखना है, बिग साइज़ होता है, स्मॉल साइज़ होता है। रेनफॉल के टाइप्स क्या होते हैं? 3 टाइप्स की रेनफॉल होती हैं, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक या फिर साइक्लोनिक। क्या अंतर होता है? जो नॉर्मल रेनफॉल होती है, जहाँ पे जैसे धूप पड़ी अभी, ठीक है, धूप पड़ी और इवेपोरेशन हुआ, बादल बने और बारिश हो गई, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल, ठीक है। अकर्स व्हेन सरफेस ऑफ अर्थ इज हीटेड बाय द सन, नॉर्मल। ओरोग्राफिक में क्या होता है? ओरोग्राफिक में ठीक है, इवेपोरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पे ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ओरो का मतलब होता है माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या हुआ? यहाँ पे भी वही क्या कि धूप पड़ी, इंसोलेशन हुआ, इवेपोरेशन हुआ, बट इवेपोरेशन की वजह से जो मॉइस्चर रेज होगा, जो मॉइस्चर यहाँ पे आएगा, वो क्या करेगा? वो एक्चुअल में उसकी हेल्प करेगा ये
ये जो रिलीफ फीचर है, ये जो माउंटेन है, इसको चढ़ाएगा किसको, वाटर वेपर, इसको गैस को, वाटर वेपर को, इसका ड्यू पॉइंट रीच करवाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बारिश कर देगा। बारिश इसने यहाँ पे कर दी, अब इसके पास कोई मॉइस्चर नहीं है तो यहाँ से ये गिर जाएगा। दैट मीन्स कि इस साइड में, माउंटेन के एक साइड में बहुत ज़्यादा बारिश होगी और दूसरे साइड में बारिश नहीं होगी। जिस साइड में बारिश होगी उसको हम बोलते हैं, इस साइड को हम बोलते हैं विंडवर्ड साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड। और जहाँ बारिश नहीं होगी इसको रेन शैडो जोन या फिर लीवर्ड साइड बोलते हैं। ठीक है, लीवर्ड साइड, रेन शैडो जोन होता है ये, जहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे शैडो है और यहाँ पे आपकी बारिश होगी। क्लियर इतनी चीज़, ओरोग्राफिक रेनफॉल। यही टाइप ऑफ रेनफॉल जब हम देखेंगे हमारे कहाँ पे होती है, वेस्टर्न घाट में होती है, पश्चिमी घाट में। जब मानसून पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे इस चीज़ को। साइक्लॉनिक, जो रेनफॉल साइक्लोन की वजह से होती है, कल पढ़ेंगे साइक्लोन क्या होते हैं। ना मूविंग ऑन टूवर्ड्स द ह्यूमिडिटी एंड देन फाइनल हम टॉपिक देखेंगे क्लाउड्स। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको आर्द्रता बोलते हैं हिंदी में, और इसको मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। किससे मेजर करते हैं, हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं हम ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को। तो ह्यूमिडिटी होती क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो जब आपने अभी गर्मियों में क्या होगा, जब बारिश हो जाएगी तो वही अगस्त सितंबर के टाइम पे आप देखते होंगे ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। अभी तो गर्मी है लेकिन ह्यूमिडिटी उतनी नहीं है। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी आपकी कब, अगस्त सितंबर, जब बारिश हो जाती है। क्यों, क्योंकि बारिश की वजह से फिर इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दो टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी होती हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। रिलेटिव, सापेक्ष आर्द्रता का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी। जैसे कि मान लो मेरे खाने की क्षमता कितनी है, 5 रोटी। ठीक है, 5 रोटी मेरी खाने की क्षमता, दैट इज़ काइंड ऑफ एब्सोल्यूट। लेकिन मैंने कितनी खाई है, ठीक है, मैंने कितनी खाई है एज कम्पेयर टू मैं खा सकता हूँ, दैट इज़ काइंड ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में। तो किसके कंपैरिजन में, उसकी फुल कैपेसिटी का कंपैरिजन, अगर हम उसको कंपेयर करें कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अगेंस्ट में उसमें कितना मॉइस्चर है, दैट इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। फाइनली आते हैं क्लाउड्स के टॉपिक पे। अच्छा, जिस तरह हमने पढ़ा आइसो हाइट पढ़ा जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है, आइसो हेलाइन पढ़ा जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है, आइसोथर्म पढ़ा जहाँ सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है, ऐसे ही जहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस रहती है वहाँ उसको बोलते हैं आइसोनेफ। ठीक है, तो नेफ रूट वर्ड यूज़ करते हैं क्लाउड्स के लिए। खैर, तो दो तरह के क्लाउड्स होते हैं, मतलब दो लेवल में क्लाउड्स को बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। लो लेवल जो नीचे स्तरीय है, नीचे प्रेजेंट है, और हाई लेवल जो बहुत ऊपर प्रेजेंट है। नीचे जो प्रेजेंट है उसमें दो टाइप ऑफ क्लाउड्स पढ़ना है, निम्बस और स्टेटस। निम्बो वर्ड से ये डिराइव हुए हैं, जिसका मतलब होता है रेन बियरिंग। रेन बियरिंग का मतलब ये बहुत भयंकर रेनफॉल कॉज करते हैं, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं, एंड ओपेक टू सनलाइट। ये जो आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, ये हैं आपके कौन से, निम्बस क्लाउड्स, जो बहुत ही घने हैं, डार्क ब्लैक या ग्रे कलर के हैं। सनलाइट बिल्कुल जैसे नहीं, आपने देखा होगा अंधेरा हो जाता है जब बादल आते हैं तो, ठीक है, तो अंधेरा हो जाता है, तो वो इन्हीं क्लाउड्स की वजह से होता है, क्योंकि ये सनलाइट के लिए ओपेक है, उसको रोक लेते हैं और बहुत भयंकर बारिश करके ही जाते हैं। अगर हवा चल गई तो बात अलग है कि उड़ जाते हैं, नहीं तो फिर बारिश करके ही जाएंगे। ठीक है, एंड स्ट्रेटस क्या होते हैं, स्ट्रेटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं लेयर। जैसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक, तो वो स्ट्रेटा के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी, लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, तो लेयर्ड क्लाउड होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड, तो क्यूमुलस ये अब आ गए हम किसमें, हाई लेवल के थोड़े क्लाउड हैं। तो निम्बस, स्ट्रेटस नीचे लेवल के क्लाउड है, क्यूमुलस, सिरस ऊपर लेवल क्लाउड है, और सिरस सबसे ऊपर है। निम्बस और क्यूमुलस, निम्बस और स्ट्रेटस के ऊपर क्यूमुलस होंगे। ये इनका बेस फ्लैट होता है, कॉटन वूल शेप के होते हैं। दिखाएं, ये देखो, बेस फ्लैट है, कॉटन वूल शेप के हैं, बेस फ्लैट है, कॉटन वूल शेप के हैं। ठीक है, बेस इनका फ्लैट है, ऐसे फ्लफ़ी टाइप है कि नहीं, फ्लफ़ी टाइप है। इनको बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। यही क्यूमुलस आपस में वैसे तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं करते हैं, लेकिन आपस में अगर मिल जाए तो ये फिर बारिश करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ तक कि जो साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, साइक्लोन की वजह से ये एक तरह के क्लाउड बनते हैं इसमें, उनको बोलते हैं क्यूमुलोनिम्बस। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, जिनकी वजह से बारिश होती है, जो कुछ इस तरह से बन जाते हैं, मतलब बहुत एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट हो जाता है। बेस फ्लैट है
लेकिन है नीचे लेवल पे तो निम्बस बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश करेंगे। एंड क्योंकि बेस फ्लैट है, फ्लफ़ी टाइप है, तो क्यूमुलस, तो क्यूमुलो निम्बस क्लाउड होते हैं जिसमें साइक्लोन के टाइम पे जो बारिश करते हैं, ठीक है, वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। हाइट बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत देख लेना। सबसे ऊपर जो लेवल ऑफ क्लाउड होते हैं उनको बोलते हैं सिरस। सबसे हाई ऑल्टीट्यूड होते हैं, फेदरी अपीयरेंस होता है, फेदर की तरह, एक बहुत ही फेदर की तरह अपीयरेंस होगा, कभी रेनफॉल ये कॉज नहीं करेंगे। ये आप देख सकते हैं, एक है कभी रेनफॉल कॉज करेंगे, एकदम फेदर की तरह लग रही हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे सिरस क्लाउड। लेक्चर खत्म हो गया आज का, ठीक है। एंड जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसके आंसर देंगे। बाकी ये माइंड मैप का पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड बाकी एक कमेंट ज़रूर छोड़ा करिए, ठीक है। लाइक वाइक वो तुम्हारा मन है, लेकिन कमेंट क्या ना, फिर कमेंट पढ़ते हैं ना, तो फिर कल भी तुम्हें बताया था, और कोई तो है नहीं, तुम्हारे कमेंट पढ़ पढ़ के जीवन चल रहा है, तभी कमेंट कर दिया करो, है ना, अच्छा लगता है। बाकी तो अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा, अगर डाउट है जिनमें, तो मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसे लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।